नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस को फॉलो करते हुए भारतीय संविधान की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज दोस्तों हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर। ठीक है ना, जिनको हम शॉर्ट में डीपीएसपी के नाम से भी जानते हैं। आइए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं और क्लासेस प्रारंभ करें उससे पहले ही मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं दोस्तों, ये बीए फर्स्ट ईयर के अलावा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के स्टूडेंटों के लिए भी समान रूप से उपयोगी सेशन होंगे। ठीक है ना, तो अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी निश्चित रूप से इसको फॉलो कर सकते हैं। बस कहां पर आपको सावधानी रखनी है वो मैं आपको बताऊंगा, है ना। इस पूरे सेशन में दोस्तों जो सीरीज भारतीय संविधान की लाई जा रही है, इसमें बीए के सिलेबस के साथ ही साथ में प्रतियोगी परीक्षा, तो दोनों के सिलेबस को हमने इसको कंबाइन करने का प्रयास किया है ना। तो बीए के सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ डेटा प्रोवाइड करना, है ना। जो डेटा हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं वो बीए के सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, लेकिन इसको समझने में पूरे एक विस्तार रूप देने वाले हैं जिससे कि प्रतियोगी परीक्षाओं के स्टूडेंटों की भी इसमें मदद हो सके। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों सेशन की, डायरेक्टली सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि फर्स्ट यूनिट में हम देखते आ रहे हैं दोस्तों, हमारे अभी तक जो है हमारे फर्स्ट यूनिट में 6 टॉपिक अभी कंप्लीट हो चुके, छठा टॉपिक चल रहा है, माफ कीजिएगा, 5 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। छठे टॉपिक पर हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर चर्चा करने वाले हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पर। ठीक है ना, इसके बाद में एक सेशन हमारा और बचेगा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, तो इसी के साथ में हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। चलिए बात करते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो आज के पूरे सेशन में हमें पढ़ना क्या क्या है। अब ये है बीए के सिलेबस के अकॉर्डिंग, समझिए इसको, बीए वाले स्टूडेंटों के लिए आवश्यक है कि सबसे देखिए, चूंकि दोस्तों इस वाले पार्ट को नीति निर्देशक तत्वों के वाले इस सीरीज को हम मुश्किल से 15 से 20 मिनट के अंदर इस सीरीज को कंप्लीट कर लेते, लेकिन डेटा प्रोवाइड करने के कारण, ताकि आप एग्जाम में लिखेंगे किस प्रकार, अंडरस्टैंडिंग में बहुत छोटा सा सेशन है, कोई विशेष नहीं है। ओनली 36 दोस्तों, यहाँ पर ये मिसप्रिंट हुआ है, जो ये अनुच्छेद दिख रहे हैं आपको, ये मिसप्रिंट है, ये 38 ना होकर के 36 है, याद रखिएगा ये 36 है ना। तो यहाँ पर अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक हमें डिस्कस करना होता है और उसकी कुछ व्याख्या के रूप में व्यवहारिक पक्षों पर चर्चा करनी होती है। इसके साथ में 15 से 20 मिनट का सेशन होना था, लेकिन बीए के सिलेबस को फॉलो करते हुए आपको डेटा प्रोवाइड करने के कारण दोस्तों इसमें इस प्रकार का ये इसका रूप बनता है। सबसे पहले हम इसकी व्याख्या की बात करेंगे। अगर बाई चांस अगर आप एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है कि नीति निर्देशक तत्वों को विस्तार से समझाइए, तो उसके लिए दोस्तों आपको व्याख्या भी लिखनी होगी, नीति निर्देशक तत्वों का स्वरूप भी लिखना होगा, कौन से कितने प्रकार के तत्व है या इनका महत्व क्या है, इसकी आलोचना, मतलब सभी पक्षों पर इसमें चर्चा आपको करनी होगी। क्लियर है। तो उसी को लेकर के दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी व्याख्या की, नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या की। तो दोस्तों इसके थ्योरेटिकल पार्ट पे हम आगे बढ़े उससे पहले इसके कुछ बिंदुओं को हम थोड़ा समझ लेते हैं, जिससे कि हमारा ये आज का अध्ययन पूरा एक व्यवहारिक रूप धारण कर ले, मतलब व्यवहारिक रूप से हमको समझ आने लगे। आइए तो दोस्तों कुछ इसके व्यवहारिक पक्षों की पहले हम बात कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों अभी तक हमारी सीरीज में आप देख रहे हैं कि संविधान के भाग 1 पर हमारी चर्चा हो चुकी है, अभी तक, है ना। भाग 1 पर चर्चा हो चुकी थी जिसमें हमने राज्य के अर्थ को समझा था। ठीक है ना, राज्य के अर्थ को समझा, राज्य को समझा था। भाग 2 में हमने पूरे विस्तार से नागरिकता को समझा, नागरिकता को देखा। ठीक है ना। इसके बाद में भाग 3 में भी हमने 2 या 3 सेशन के माध्यम से हमने मूल अधिकारों को देखा, मूल अधिकारों को समझा। ठीक। भाग 4 मैंने आपको लास्ट वाले सेशन में भी बताया था, भाग 4 और भाग 4 का इन दोनों को हमें एक साथ पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है ना। तो भाग 4 का पर जहां पर की मूल कर्तव्य दिए गए थे, मूल कर्तव्यों की बात की गई थी, ये वाला पार्ट हम कल कवर कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे डीपीएसपी पर, डीपीएसपी। ठीक है ना, डीपीएसपी अर्थात नीति निर्देशक तत्व। अब समझिए, यहां पर कल के सेशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि एक तरफ ये मूल अधिकार थे, एक तरफ ये अधिकार थे, ठीक है ना, जनता के अधिकार, और वहीं पर कुछ मूल कर्तव्यों की बात की गई थी, क्योंकि बिना कर्तव्यों के अधिकार निरर्थक हो जाते हैं, या फिर कहें कि निरंकुशता पैदा करते हैं, है ना। जहां पर सिर्फ अधिकार हो, कर्तव्य ना हो, तो वहां पर निरंकुशता का भाव उत्पन्न होता है। तो इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में अधिकारों के साथ ही साथ में कर्तव्यों की भी विशेष व्यवस्था की हुई थी। ठीक है। तो अब हालांकि वो अलग बात है कि भाग 4 का को जोड़ करके मूल कर्तव्य बाद में ऐड किए गए थे,
लेकिन जो फर्स्ट वाला पार्ट है, भाग 4 है, जिसमें हमने डीपीएसपी पर बात करनी है, ये वाला पार्ट मूल संविधान में ही था। ठीक है ना। तो मैंने कल के सेशन में आपको बताया था कि जो भाग 4 का है ये हमारे अर्थात नागरिकों के मूल कर्तव्य है, और वहीं पर भाग 4 जो है जिसमें हम डीपीएसपी देख रहे हैं, नीति निरीक्षक तत्व है, ये राज्य के कर्तव्य है। क्या है? राज्य के, ये राज्य के कर्तव्य है ना, राज्य के कर्तव्य है ये। क्लियर है? तो ये बात तो आपको याद होगी, हम इसको लास्ट सेशन में ही कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है ना। तो अब यहां से आपको क्लियर ये हो जाता है कि आज के सेशन में हम कंप्लीटली भाग 4 पर बात करेंगे, भाग 4 पर बात करेंगे। ठीक है ना। तो भाग 4 पर ही बात करेंगे। एक मिनट इसको पूरा इरेज कर देते हैं, और अब हमारा सेशन हम दोस्तों कंटिन्यू करते हैं। अब आगे कंटिन्यू बढ़ाते हैं आगे। भाग 4 पर हमारी चर्चा हो रही है, भाग 4 पर, जिसमें हमें बात करनी है नीति निर्देशक तत्व, अर्थात मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं डीपीएसपी, डीपीएसपी। ठीक है ना। अब दोस्तों कहानी कुछ इस प्रकार की है कि जब हमारा संविधान बन रहा था, जब हमारा संविधान बन रहा था, संविधान सभा में संविधान बनने का जब कार्य चल रहा था, तो उस संविधान सभा के सलाहकार थे, आप अच्छे से जानते होंगे, बी.एन. राव। क्या नाम था दोस्तों उनका? बी.एन. राव, बी.एन. राव, बी.एन. राव साहब, बी.एन. राव जो है संविधान सभा के सलाहकार थे, सलाहकार थे। तो सलाहकार का कार्य क्या होता है? सलाह देना, है ना, संविधान सभा को सलाह देना। तो उन्होंने ही दोस्तों यहां पर उन्होंने सलाह दी थी, उन्होंने सलाह दी थी कि कुछ ऐसे अधिकार, जो अधिकार हम जनता को देने चाहते हैं, उन अधिकारों में 2 प्रकार के अधिकार होने चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि 2 प्रकार के अधिकार होने चाहिए। एक तो वो अधिकार होने चाहिए जो तुरंत संविधान लागू होने के तुरंत बाद ही हम उनको, जनता को अधिकार सौंप दें, और दूसरे वो अधिकार होने चाहिए जिन्हें हम जनता को बाद में दें। अब ये बाद वाली कहानी क्यों थी? क्योंकि भारत जो है कई पिछले सदियों से गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। तो भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों रूप से पूरी तरह पतन हो चुका था, शोषण हो चुका था। इस कारण से भारतीय सरकार ये कहे कि भारत इतना सक्षम नहीं था कि सभी अधिकार हम एक साथ लागू कर दे, सभी अधिकार जनता को सौंप दे। तो इसीलिए राव साहब ने स्पष्ट तौर पर सलाह देते हुए कहा कि हमारे पास 2 प्रकार के अधिकारों की व्यवस्था होनी चाहिए। एक वो अधिकार होने चाहिए, एक वो अधिकार होने चाहिए जो हम जनता को डायरेक्टली, मतलब संविधान लागू होते ही जनता को दे दे, प्रोवाइड कर दे। तो उन अधिकारों को बोला गया यहां पर मूल अधिकार। क्या कहा गया? मूल अधिकार, है ना, जिन्हें संविधान के भाग 3 में इनका वर्णन किया गया पूरे विस्तार से। ठीक है ना। और एक वो अधिकार जो राज्य बाद में जैसे जैसे भारत सक्षम होता चला जाए, वैसे वैसे जनता को ये अधिकार देते चले जाए, है ना। तो उन अधिकारों को नाम दिया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, जिन्हें शॉर्ट में हम क्या बोल रहे हैं दोस्तों? डीपीएसपी, डीपीएसपी। ये क्लियर है ना। और इनकी व्यवस्था की गई भाग 4 में। कहां पर? भाग 4 में। तो ये था हमारा एक सामान्य तथ्य जो आपके लिए जानना जरूरी था, है ना। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये जानना जरूरी है कि डीपीएसपी की व्यवस्था, मतलब कि मूल कर्तव्यों की व्यवस्था। मूल कर्तव्य किसके हो जाएंगे दोस्तों? ये राज्य के मूल कर्तव्य हो जाते हैं, क्योंकि ये राज्य का दायित्व बन जाते हैं, है ना, कि राज्य का ये दायित्व हो जाता है कि जैसे जैसे सरकार सक्षम होती जाए, भारत सक्षम होता जाए, वैसे वैसे इनके अंतर्गत जो अधिकार समाहित है वो जनता को सौंपते चले जाए। और इसी के आधार पर यह भी डिसाइड हो पाता है, यह भी निर्धारित हो पाता है कि सरकार किस प्रकार का कार्य कर रही है। जैसे कोई सरकार आती है ना, तो सरकार, जनता इसको वाच करती है कि सरकार आई है, तो सरकार ने जो मूल अधिकार थे उनके अलावा इन नीति निर्देशक तत्वों में से कौन से अधिकार हमको दिए हैं, मतलब कौन से अधिकार को लागू किया है। लेकिन इसकी एक विशेषता यह है कि जो ये मूल अधिकार है दोस्तों, भाग 3 में जो ये मूल अधिकार है, इन्हें न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय किया जा सकता है। न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय किया जा सकता है, मतलब अगर कोई आपके मूल अधिकारों का हनन करता है तो आप न्यायालय में जाकर के डिक्री पास करवा सकते हो, है ना, रिट जारी करवा सकते हो, न्यायालय में आवाज उठा सकते हो। लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व है, इनको लेकर के आप न्यायालय में नहीं जा सकते, इनको लेकर के न्यायालय में जाने का प्रावधान नहीं है।
न्यायालय में आप नहीं जा सकते, मतलब न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। सिंपल है, क्लियर है ना। तो कल आपने देखा था कि जैसे हमारे मूल कर्तव्य है वैसे ही राज्य के भी मूल कर्तव्य है, जिन्हें हमने भाग 4 में डाला था नीति निदेशक तत्वों में, है ना। तो इसी को अब एक दूसरे पहलू के से समझे, एक दूसरे पहलू जैसा कि बी एन राव ने सलाह दी थी, है ना, कि मूल कर्तव्य जो अधिकार, माफ कीजिएगा, मूल अधिकार जो 2 प्रकार के होने चाहिए थे। एक जनता के लिए वो अधिकार जो तुरंत दे दिए जाए, और वो अधिकार, है ना, दूसरी तरफ वो अधिकार जो जनता को धीरे धीरे दिए जाए। ठीक है, तो आने वाली सरकारों ने कई प्रकार से जो राज्य नीति निदेशक तत्व थे ये धीरे धीरे मूल अधिकार भी बनाए हैं। यहां तक आई होप क्लियर होगा दोस्तों, ठीक है ना। अब आइए, अब हम हमारे थ्योरेटिकल पार्ट पर बढ़ते हैं और यहीं पर आप समझते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि अनावश्यक रूप से आपका समय बर्बाद ना हो। आइए, हमारे संविधान की एक प्रमुख विशेषता नीति निदेशक तत्व है, ठीक है ना। कहां से लिए गए हैं ये देखिए, ये अन्य देशों, विश्व के अन्य देशों के संविधान में आयरलैंड के संविधान को छोड़ करके, कहां के, आयरलैंड के संविधान को छोड़ करके अन्य किसी भी देश में के संविधान में नीति निदेशक तत्वों का वर्णन नहीं है। मतलब क्या हुआ दोस्तों कि ये जो है हमने कहां से लिए हैं, भारतीय संविधान में इनको कहां से समाहित किया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से हमने नीति निदेशक तत्वों को समाहित किया है, पहली बात। दूसरी ये कि पूरे विश्व में भारत और आयरलैंड के संविधान को छोड़ करके ऐसे नीति निदेशक तत्वों का वर्णन विश्व के किसी भी देश के संविधान में नहीं है। ठीक, संविधान में केवल राज्य के संगठन की व्यवस्था एवं अधिकार पत्र का ही वर्णन नहीं है। मतलब ये कि हमारे संविधान में सिर्फ राज्य की शासन के संचालन की व्यवस्था या राज्य के क्या अधिकार है क्या नहीं, इन सबके अलावा ऐसे वर्णन भी किए गए हैं जो राज्य को एक दिशा देता है, जो राज्य को दिशा देते हैं। और राज्य को दिशा कौन देते? यार देखिए, नीति निदेशक तत्व वो अधिकार है, जनता के वो अधिकार है जो उन्हें भविष्य में मिलेंगे, और राज्य के वो कर्तव्य है जो वो जनता के प्रति निर्वहन करेगा, है ना, ये कर्तव्यों का। तो इस प्रकार से जब भी कोई शासन में आता है, जब भी कोई सरकार बना करके शासन व्यवस्था का संचालन करता है, सरकार में आता है, तो उसके सामने एक लक्ष्य होता है कि हमें जितने संभव हो नीति निदेशक तत्वों को अधिकार में बदलना है ना। तो इस तरह से हमारे प्रशासन को एक दिशा, एक निश्चित दिशा देने का कार्य भी जो है हमारे ये मूल नीति निदेशक तत्व करते हैं। क्लियर है। और इसके माध्यम से संविधान निर्माताओं का लक्ष्य क्या था दोस्तों? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्या था? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है ना। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के साथ ही साथ में, जैसे आपने प्रस्तावना में पढ़ा होगा दोस्तों, प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई थी। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई थी, है ना। कौन कौन से न्याय थे दोस्तों? राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। तो ये 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था करना, तो इस कार्य में भी जो है हमारे डीपीएसपी अहम भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा दोस्तों आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करना, है ना। तो इन सब के लिए ही संविधान निर्माताओं ने नीति निदेशक तत्वों की व्यवस्था हमारे संविधान में की थी। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते दोस्तों। अब इसका थोड़ा सा हम स्वरूप के माध्यम से डिस्कस करेंगे। देखिए, जो प्रतियोगी परीक्षा वाले स्टूडेंट हैं वो जो है इस पर फोकस ना करें कि हम किस पॉइंट को देख रहे हैं, वो एक समग्र रूप से पूरे सेशन को लेने का प्रयास करें, है ना। और जो बीए वाले स्टूडेंट है पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते चले। सबसे पहले पॉइंट में हमने व्याख्या की बात की, तो आपको व्याख्या में कितना समझना है, कितना लिखना है ना। अब अर्थ में आपको डीपीएसपी के अर्थ में क्या लिखना है वो मैं यहां बताने वाला हूं। उसके बाद में डीपीएसपी कितने, उसको हम कुछ पार्टों में लेकर आए हैं, है ना, जिससे कि आपको पूरा विस्तार मिलेगा। यार देखिए, अनुच्छेद 36 में क्या है, अनुच्छेद 37 में क्या, ये सारी चीजें तो आपको किसी भी पुस्तक में मिल जाएगी, कहीं पर भी मिल जाएगी, ठीक है ना। लेकिन एक नया रूप में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं डीपीएसपी का, जो आप देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। और बीए स्टूडेंट वालों के लिए तो डेटा भरपूर मिलेगा, साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं वालों स्टूडेंट के लिए भी एक नया दृष्टिकोण जो है यहां पर डेवलप होने वाला है। चलिए अब अर्थ की बात करें दोस्तों, अर्थ की बात करें तो निदेशक तत्व जो हमें संविधान निर्माताओं ने प्रदान किए हैं या राज्य के कर्तव्य के रूप में जो निदेशक तत्वों की व्यवस्था की गई है, ये एक प्रकार से राज्य के लिए क्या है दोस्तों? नैतिकता के सूत्र है। नैतिकता के सूत्र है मतलब ये कि ये तत्व राज्य को नैतिकता के सूत्र में बांधने का प्रयास करते हैं।
कोई भी सरकार आती है, वो सरकार इन निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों में कन्वर्ट करने का प्रयास करेगी, जिससे कि वो राज्य नैतिक बना रहेगा, ठीक है ना। और साथ ही साथ में एक प्रजातंत्र, कौन सा, स्वस्थ प्रजातंत्र की स्थापना का भी प्रयास ये करते हैं। आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है ना। और इसको लेकर के ही दोस्तों हमारे मूल संविधान की धारा 37 में कहा गया है कि इस भाग में दिए गए इस भाग में दिए गए किस भाग में, भाग 4 में, इस भाग में दिए गए उपबंधों को किसी भी न्यायालय के द्वारा बाध्यता नहीं दी जा सकती। मतलब ये कि जनता न्यायालय में जाकर के इन नीति निदेशक तत्वों की मांग नहीं कर सकती। जैसे कि हम अपने मूल अधिकारों की मांग कर सकते हैं, लेकिन निदेशक तत्वों की मांग नहीं कर सकते। तो हालांकि न्यायालय से इनको स्वतंत्र रखा गया है, लेकिन फिर भी इसलिए इस तत्व जो है देश के शासन में मूलभूत है। क्यों मूलभूत है? क्योंकि ये शासन को एक दिशा प्रदान करते हैं। वो विधि बनाने में, मतलब जब कानून निर्माण होता है तो कानून निर्माण में इन तत्वों की भूमिका सर्वस्व होती है। क्योंकि जब भी सरकार कानून का निर्माण करती है ना, कोई विधि बनाती है, तो इन नीति निदेशक तत्वों को हमेशा अपनी दृष्टि में रखती है, हमेशा सामने रखकर ही बनाती है, इनको ध्यान में रखकर बनाती है ना। जैसे कि मूल अधिकारों को देख करके विधि का निर्माण किया जाता है, ताकि कोई भी कानून जो है हमारे मूल अधिकारों का हनन न करे। उसी के साथ में इन डीपीएसपी को, अर्थात नीति निदेशक तत्वों को भी दृष्टि में रख करके विधि का निर्माण किया जाता है कि कहीं इनको भी डिस्टर्ब ना हो जाए, है ना। तो इस धारा से मतलब धारा 37 से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकार के समान वैधानिकता तो प्रदान नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो तत्व है राज्य के शासन चलाने के आधारभूत सिद्धांत कहे जा सकते हैं। और राज्य का ये नैतिक कर्तव्य है कि व्यवहार में वो सदैव ही इन तत्वों का पालन करे, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप ये अर्थ वाला पक्ष आप अपना यहां से कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर है ना। तो इसमें हमने सिर्फ इतनी सी बात हुई की है। अर्थ का मतलब ये हो गया सिंपल कि जो हमारे नीति निदेशक तत्व है वो क्या है, थोड़ा सा हमें इसके बारे में बताना है कि नीति निदेशक जो तत्व है ये राज्य के वो दायित्व है जिन दायित्वों में बंद करके राज्य एक अपनी नैतिकता प्राप्त करता है। साथ ही साथ में राज्य का एक कर्तव्य ये निर्धारित हो जाता है कि वो किसी भी आगे चल करके देश के सक्षम होने की स्थिति में वह एक स्वस्थ और स्वच्छ प्रजातंत्र की स्थापना की ओर एक कदम बढ़ाए, है ना। और इसी बात को लेकर के हमारे मूल संविधान की 37वीं धारा में यह स्पष्ट किया गया था, ये कहा गया था कि हालांकि जो हमारे डीपीएसपी है इनको न्यायालय में बाध्यता नहीं दी जा सकती, लेकिन फिर भी ये हमारे संविधान के या हमारे शासन के मूलभूत सिद्धांत है, हमारे शासन के लिए मूलभूत है। और शासन विधि का निर्माण करते वक्त इन तत्वों को हमेशा दृष्टि में रखता है। क्लियर है। तो इस धारा का अगर हम निचोड़ निकाले, अगर सारांश निकाले तो ये कह सकते हैं कि इन तत्वों को मौलिक अधिकार के समान वैधानिकता तो प्रदान नहीं की गई है, क्योंकि देख मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्वों में डिफरेंस ही क्या है, यही तो डिफरेंस है कि मौलिक अधिकारों को न्यायालय का संरक्षण प्राप्त है, जबकि डीपीएसपी को न्यायालय का संरक्षण प्राप्त नहीं है। फिर भी ये तत्व राज्य के शासन चलाने के आधारभूत सिद्धांत कहे जा सकते हैं। राज्य का ये नैतिक कर्तव्य भी बन जाता है कि वो हमेशा अपने व्यवहारिक कार्यों में भी इनका पालन करता रहे। आई होप ये इतना क्लियर होगा, ठीक है ना। अब दोस्तों हम बात करेंगे हमारे निदेशक तत्वों की। अब यहां पर एक विशेष सूचना प्रतियोगी परीक्षा वाले स्टूडेंट्स के लिए। दोस्तों जो भी प्रतियोगी परीक्षा वाले स्टूडेंट है ना, उनको ये जो नीति निदेशक तत्व है इन्हें किस प्रकार से पढ़ने की आवश्यकता है मैं आपको वो भी बता दूं। यहां पर आपको इस प्रकार के खंड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैसे समझना जरूरी है क्योंकि आजकल एग्जाम का पैटर्न बहुत बदल चुका है, बहुत डिफिकल्ट आने लगा है ना। तो अब यहां से आपसे पूछा भी जा सकता है कि आर्थिक सुरक्षा संबंधी जो निदेशक तत्व है किस अनुच्छेद में दिए गए हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके लिए दोस्तों आपको ये पूरे पांचों पार्ट इसके समझना आवश्यक है, क्योंकि हम इसमें 5 प्रकार के निदेशक तत्वों की बात करेंगे। मतलब धारा 36 से लेकर 51 तक के जितने भी मूल कर्तव्य है, माफ कीजिएगा डीपीएसपी है, उन सभी को हमने 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। आर्थिक
आर्थिक डीपीएसपी को अलग कर दिया, सामाजिक को अलग कर दिया, न्याय, शिक्षा और प्रजातंत्र से संबंधित डीपीएसपी को अलग किया है, और हमारी जो धरोहरें हैं उनसे संबंधित अलग कर दिया है, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे डीपीएसपी बने हैं उनको अलग कर दिया। तो इस प्रकार से 5 प्रकार हमने यहाँ पर दिया है। अब आपको पढ़ना क्या है, एक पार्ट अलग से क्लियर करना है दोस्तों, जिसमें आपको अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक के सभी जितने भी अनुच्छेदों में जो जो दिया, जैसे अनुच्छेद 36 में क्या दिया गया दोस्तों, राज्य का परिचय दिया गया है इसमें, है ना, राज्य के बारे में बताया गया है ना। 37 में, इसके बाद अनुच्छेद 37 आ जाएगा, तो अनुच्छेद 37 में जो है ये बात की गई है कि जो आपके डीपीएसपी है ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से सभी अनुच्छेदों के अर्थ आपको याद करने होंगे, विशेष करके प्रतियोगी परीक्षा वाले स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन बीए वालों को इतना लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। अब बीए वालों को ये 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं, है ना। अब 5 पॉइंटों को थोड़ा सा हम विस्तार से समझ ले, व्यवहारिक रूप से समझ ले, जिससे कि आपका सेशन और ये इजी होता चले। क्लियर है? चलिए, तो आर्थिक सुरक्षा संबंधी जो विशेष तत्व हैं, हमारे निर्देशक तत्व है, वो निर्देशक तत्व दोस्तों हम कुछ पार्ट में देखने वाले हैं। किस किस प्रकार के, कुल मिलाकर के, मतलब वो निर्देशक तत्व जो अर्थ और सुरक्षा दोनों की व्यवस्था करवाते हैं भविष्य में हम जनता के लिए, नागरिकों के लिए। तो देखिए यहां पर आर्थिक और सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्वों के अंतर्गत हमारे संविधान निर्माताओं ने कुछ विशेष सुविधा व्यवस्था की है, जिसमें कहा है कि राज्य प्रत्येक स्त्री पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। स्त्री पुरुष को बिना भेदभाव के समान रूप से जीविका के साधन प्रदान करने का प्रयास करेगा, पहली बात। दूसरा कहा गया है कि जो भौतिक साधन है, भौतिक साधन के स्वामित्व और नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करेगा कि अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो सके। जो भी भौतिक साधन है उन भौतिक साधनों को चाहे तो आप उसका उचित वितरण भी कह सकते हैं, कि उनका ऐसा वितरण करेगा भौतिक साधनों का कि जहां पर अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो सके, मतलब किसी एक वर्ग विशेष का हित ना हो, किसी व्यक्ति विशेष का हित ना हो, बल्कि संपूर्ण जनता का हित हो। क्लियर है? वो संपत्ति और उत्पादन के साधनों का उचित वितरण की व्यवस्था करेगा। संपत्ति के उचित वितरण मतलब कि ज्यादा समाज के विभिन्न वर्गों में ज्यादा ऊंच नीच का भाव ना हो, कोई बहुत ज्यादा गरीब ना हो, बहुत ज्यादा अमीर ना हो। तो संपत्ति के साधनों का या उत्पादन के साधनों का इस प्रकार से वितरण किया जाए कि वहां पर समानता बनी रहे। क्लियर है? अगले में है, देखिए यहां स्त्री पुरुष के लिए, स्त्री हो या पुरुष, एक समान कार्य के लिए एक समान वेतन की व्यवस्था राज्य में की जाए, जो कि अभी तक भी नहीं की गई। याद रखिएगा, यहां पर एक समान कार्य के लिए एक समान वेतन की व्यवस्था, स्त्री हो या पुरुष हो। और बेसिकली दोस्तों भारत में तो स्त्री को एक सस्ते मजदूर के रूप में, सस्ते श्रमिक के रूप में देखा जाता है ना। तो ये भेदभाव जो है स्त्री पुरुष वाला, इसको समाप्त करने की व्यवस्था राज्य आगे चल के करेगा, जैसे जैसे राज्य सक्षम होता जाएगा। क्लियर है? राज्य श्रमिक पुरुषों और श्रमिक स्त्रियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा। इसके अलावा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग नहीं होने देगा, मतलब इस प्रकार की व्यवस्था करेगा जिससे कि श्रमिकों का स्वास्थ्य यथावत बना रहे, श्रमिकों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके, और बालकों के बालपन का भी दुरुपयोग ना हो। क्लियर है? चलिए आगे इसी पार्ट में बताया गया है कि राज्य बच्चों और युवकों को शोषण से बचाएगा। किसी भी प्रकार के राज्य जो है सभी बच्चों और युवकों को किसी भी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। इसके अलावा सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार पा सके, है ना, ऐसी व्यवस्था करेगा आगे चलकर कि सभी नागरिक, जितने भी नागरिक है, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार पा सके, अपनी शिक्षा पा सके, सार्वजनिक सहायता प्राप्त, अन्य प्रकार की सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सके, जैसे कि चिकित्सा क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी प्रकार की सब्सिडी वगैरह, जिस प्रकार की सुविधाएं मिलती है राज्य सरकार से, बिना भेदभाव के उनको प्राप्त हो सके। क्लियर है? और व्यक्तियों को कार्य करने की अनुकूल व्यवस्था भी प्राप्त हो सके, कार्य करने की अनुकूल व्यवस्था, ऐसा ना कि मजबूरी में कार्य करना पड़े। ठीक है ना। इन सब के अलावा दोस्तों, इन सब के अलावा सभी मजदूरों को अपने जीवन निर्वाह के लिए, सभी मजदूरों को, एक मिनट, यहां दोस्तों थोड़ा सा पॉइंट में चेंजेस है ना, थोड़ा सा इस मिसप्रिंट हुआ है, इसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा आप लोग। सभी मजदूरों को अपने जीवन निर्वाह के लिए उचित वेतन मिल सके। गांव में व्यक्तिगत और सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन मिल सके। वैज्ञानिक आधार पर कृषि
का संचालन करने का व्यवस्था भी राज्य के द्वारा की जाएगी, ये राज्य का कर्तव्य होगा। इसके अलावा पशुपालन की अच्छी प्रणालियों का प्रचलन राज्य के द्वारा किया जाना चाहिए, गांव और गांवों का विकास किया जाना चाहिए। साथ ही साथ जो दुधारू पशु है उनकी नस्ल सुधारने का प्रयास किया जाएगा राज्य के द्वारा, और उनके वध को रोकने की व्यवस्था भी राज्य के द्वारा निरंतर रूप से की जाएगी। तो इन सबके अलावा दो और भी ऐसे व्यवस्था थी जो 44वें संशोधन के द्वारा इसमें और जोड़ दी गई, और वो थी दोस्तों ये कि कानून व्यवस्था का संचालन बिना किसी भेदभाव के होगा, बिना किसी, है ना, समान, मतलब कि समान अवसर के आधार पर हो, समानता के आधार पर हो। कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था होनी चाहिए। जो व्यक्ति या जो वर्ग या जो व्यक्ति गरीब है, निर्धन है, उसे सरकार की ओर से निःशुल्क कानूनी सहायता मिलनी चाहिए। इसके अलावा औद्योगिक संस्थानों में इंडस्ट्रीज में जो कर्मचारी है जो लंबे समय से वहां काम कर रहे हैं, उनको कंपनी के प्रबंधन में भागीदारी बनने के लिए उचित अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। तो इस प्रकार के दोस्तों कुछ आर्थिक और सुरक्षा के संबंध में जो हमारे डीपीएसपी है, जो जोड़े गए थे संविधान के अंतर्गत, उन पर हमने ये चर्चा की है। इनको आप एक एक करके थोड़े से अच्छे से याद कर लीजिएगा, जिससे कि आपके एग्जाम में आपको समस्या ना आए। बेसिकली मैं आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा दोस्तों, इसी के माध्यम से आप रिविजन करके इसको तैयार कर सकते हैं। रटने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ समझते हुए आगे बढ़ना है आपको, याद रखिएगा यहाँ पर, है ना। नेक्स्ट है सामाजिक हित संबंधी निदेशक तत्व। सामाजिक हित संबंधी निदेशक तत्व, तो इसके अंतर्गत दो व्यवस्थाएं यहां पर देखने को मिलती है दोस्तों, दो व्यवस्थाएं देखने को मिलती है। पहली है कि राज्य लोगों के जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास करेगा, है ना। भाई समाज में लोग रहते हैं तो सामाजिक स्तर पर क्या सुधार करेगा, उनके जीवन स्तर को बढ़ाने का, ऊपर उच्च करने का प्रयास करेगा। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए या पूर्ति के लिए औषधि में प्रयोग होने वाले हानिकारक पदार्थों को छोड़ करके बाकी सभी हानिकारक मादक पदार्थों पर राज्य प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेगा। इसके अलावा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य जो भी पिछड़ी जातियां हैं उनकी शिक्षा की व्यवस्था राज्य करेगा। इसके अलावा उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने का प्रयास भी राज्य करेगा। सामाजिक अन्याय से उन्हें बचाने का कार्य राज्य करेगा। सभी प्रकार के शोषण से उन्हें बचाने का कार्य भी राज्य के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा न्याय और प्रजातंत्र संबंधी निदेशक तत्व आ जाते हैं दोस्तों। इसके बाद में न्याय शिक्षा और प्रजातंत्र संबंधी निदेशक तत्व। तो न्याय का मतलब क्या हुआ दोस्तों, जैसा हमने प्रारंभ में बात की थी कि हमारे संविधान में प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई थी ना, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात की गई थी। तो यहां पर भी दोस्तों ये कहा गया है कि न्याय की प्राप्ति के लिए राज्य सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। अब देखिए, समान कानून बनाए मतलब कि बिना किसी भी प्रकार के भेदभाव के राज्य जिस कानून का निर्माण करे वो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होगा। अपनी सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का अथक प्रयास किया जाना चाहिए। शिक्षा के नेक्स्ट है, शिक्षा के संबंध में यह प्रस्तावित किया गया कि विधान के लागू होने के 10 वर्ष, मतलब कि संविधान लागू होने के 10 वर्ष के समय में राज्य 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। कब? संविधान लागू होने के 10 वर्षों के अंदर अंदर ये व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, जो हो चुकी है ना। नेक्स्ट है प्राचीन स्मारकों की रक्षा संबंधी निदेशक तत्व। जो हमारी धरोहरें हैं, जो राष्ट्रीय धरोहरें हैं, उनकी रक्षा के संबंध में भी कुछ नीति निदेशक तत्वों की व्यवस्था की गई थी। तो राज्य का कर्तव्य निश्चित किया गया है कि वह प्रत्येक स्मारक, कला और ऐतिहासिक रुचि के स्थान को जिसे संसद ने राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया हो, उसकी रक्षा करने का राज्य प्रयास करेगा। 42वें संशोधन में कहा गया है कि राज्य देश के पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार का प्रयत्न करेगा। राज्य के द्वारा वन और वन्य जीवन की सुरक्षा का भी प्रयास किया जाएगा। आई होप दोनों क्लियर है, ठीक है ना। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है दोस्तों, एक बार पढ़ने में ही पूरे समझ आ रहे हैं, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें।
जैसे आप इसका नोट्स डाउनलोड करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको ये सारी बातें अपने आप याद आने लगेगी। चलिए, इसका एक आखिरी रूप था दोस्तों अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी निदेशक तत्व। अब चूंकि अंतरराष्ट्रीय शांति तो हमारे संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है, क्यों? क्योंकि वसुदैव कुटुंबकम, ये तो आपने सुना ही होगा, है ना। क्योंकि जो हमारी विदेश नीति हो या आंतरिक नीति हो, या कहें कि हमारा जो नीति है देश की, हमारे देश की जो नीति है, वो नीति ही वसुदैव कुटुंबकम पर आधारित है। मतलब कि हम शांति में और जियो और जीने दो की धारणा में विश्वास रखते हैं, और इसी को लेकर के यहां पर संविधान निर्माताओं ने अंतरराष्ट्रीय शांति हेतु कुछ व्यवस्थाएं डीपीएसपी के अंतर्गत भी की है, जिसमें बात की है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि करने का राज्य प्रयास करे, राष्ट्रों के विभिन्न राष्ट्रों के बीच में न्याय और सम्मानपूर्ण संबंध स्थापित करने का प्रयास किया जाना चाहिए, राष्ट्रों के आपसी व्यवहार में अंतरराष्ट्रीय कानून और संधियों के प्रति आदर का भाव रखेगा राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय झगड़ों को मध्यस्थता के द्वारा सुलझाने का प्रयास करेगा या उसके लिए प्रोत्साहित करेगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से ये 4 व्यवस्थाएं अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने हेतु ये कदम उठाया गया था। क्लियर है? चलिए आगे हम बात करते हैं निदेशक तत्वों का महत्व पर। तो दोस्तों इसका महत्व, तो देखिए महत्व जो है 2 प्रकार से इसका विशेष महत्व लिया जाता है, 2 प्रकार से इसका महत्व विशेष रूप से लिया जाता है, और वो 2 प्रकार ये हैं विशेष करके, बाकी डाटा मैंने आप बीए वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर हम दोस्तों इसके महत्व की बात करें, महत्व की अगर बात करते हैं, तो महत्व विशेष रूप से 2 प्रकार से है। पहला महत्व, सबसे बड़ा जो महत्व इसका वो है कि डीपीएसपी के माध्यम से, डीपीएसपी कंफ्यूज मत होइएगा, निदेशक तत्वों को ही डीपीएसपी शॉर्ट में बोलते हैं, उसी को बोल रहा हूं मैं ना। तो डीपीएसपी के माध्यम से एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका सबसे बड़ा महत्व है। दूसरा महत्व है आर्थिक और सामाजिक भेद को समाप्त करते हुए आर्थिक और सामाजिक जो है यहां पर अधिकार प्रदान करना, स्वतंत्रता प्रदान करना, या कहें कि आर्थिक और सामाजिक जो भेदभाव है या इस आर्थिक और सामाजिक आधार पर जो है समाज का विकास करना, राष्ट्र का विकास करना। तो ये 2 विशेष रूप हैं या 2 विशेष महत्व है डीपीएसपी के, ठीक है ना। अब इसके अलावा कुछ बिंदु मैं आपको लेकर भी आया हूं, जिससे आपका पूरा पक्ष क्लियर होता चलेगा। चलिए, सबसे पहले है निदेशक तत्वों के पीछे जनमत की शक्ति। अब यहां पर देखिए दोस्तों, क्या कहने का यहां प्रयास किया गया है, नीति निदेशक तत्वों के पीछे जनमत की शक्ति। कैसे जनमत की शक्ति है कि देखिए, जो डीपीएसपी है, भले ही उन्हें न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं बनाया गया है, लेकिन उसके बाद भी देखिए, न्यायालय में प्रवर्तनीय इसलिए नहीं बनाया गया है कि आपके पास जो एक अधिकार है, मूल अधिकार, उनके संरक्षण के न्यायालय को बिठा दिया गया है। लेकिन जो डीपीएसपी है, जो नीति निदेशक तत्व है, उनके सॉल्यूशन के लिए कहें कि उनके लिए न्याय प्रोवाइड करने के लिए जनता को स्वयं उनके हाथों में दे दिया है। उनकी रक्षा जनता के हाथों में थमा दी गई है। कैसे थमा दी गई है कि अब जनता ही निर्णय लेगी, जनता ही निर्धारित करेगी कि कौन सरकार अच्छा कार्य कर रही है और कौन सरकार अच्छा कार्य नहीं कर रही है। जो सरकार अच्छा कार्य करेगी वो नीति निदेशक तत्वों को अधिक से अधिक मूल अधिकारों में बदलने की व्यवस्था करेगी, है ना। तो जनता इसका जवाब देगी, और कैसे देगी? अपने बहुमत के माध्यम से देगी, अपने मत के माध्यम से, अपने वोट के माध्यम से देगी, ठीक है। इसीलिए कहा गया है कि नीति निदेशक तत्वों के पीछे जनमत की शक्ति बताई गई है। हालांकि निदेशक तत्वों को न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय या क्रियान्वित नहीं किया जा सकता, लेकिन इनके पीछे जनमत की सत्ता होती है, जनता की ताकत होती है। जब प्रजातंत्र का सबसे बड़ा न्यायालय होता है, प्रजातंत्र का ये सबसे बड़ा न्यायालय होता है। प्रजातंत्र का सबसे बड़ा न्यायालय कौन होता है? जनता ही होती है ना। और यह जनता ही तो फैसला करती है। मान लेते हैं कोई किसी एक राजनीतिक दल की सरकार बनकर आती है, और वो उनमें से किसी भी निदेशक तत्वों पर अच्छे से काम नहीं कर पाती है, वो मूल अधिकारों में कन्वर्ट नहीं कर पाती है, तो जनता अगली बार वोट में उसको वोट नहीं देगी, किसी अन्य दल को लेकर के आएगी, है ना। इस आधार पर जनता की शक्ति यहाँ पर होती है।
नेक्स्ट है शासन के मूल्यांकन का आधार। भाई शासन कौन सा शासन मतलब कौन सी सरकार कितना अच्छा कार्य कर रही है या अच्छा कार्य नहीं कर रही है, इसका मूल्यांकन भी जनता किस आधार पर कर पाती है, डीपीएसपी के आधार पर, इसलिए बताया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट है सामाजिक आर्थिक क्रांति के साधन। सामाजिक आर्थिक क्रांति के साधन, सामाजिक आर्थिक क्रांति। देखिए जब 1947 में हमें आजादी प्राप्त हुई थी तो राजनीतिक स्वतंत्रता तो मिल गई थी, लेकिन दोस्तों राजनीतिक स्वतंत्रता देश की सामान्य जनता की सामाजिक और आर्थिक दशा सुधारने का एकमात्र साधन थी। जो राजनीतिक स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई है वो राजनीतिक स्वतंत्रता पर्याप्त नहीं थी हमारे लिए, बल्कि अभी भारत में सामाजिक और आर्थिक जो दशा बिगड़ी हुई थी जनता की, उसको सुधारने के लिए एक साधन मात्र थी ये। तो इसी प्रकार से इसलिए निरीक्षक इन तत्वों को क्रियान्वित करते हुए सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत नवीन युग में प्रवेश किया जा सकता है। मतलब भारत इन तत्वों को लागू करके और सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में जनता का या देश का उचित विकास किया जा सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट है इसमें संविधान की व्याख्या में सहायक। संविधान की व्याख्या में सहायक, भले ही इनको कानूनी अधिकार वैधानिक अधिकार प्राप्त ना हो, लेकिन फिर भी संविधान की व्याख्या के समय जो हमारा न्यायालय है दोस्तों, न्यायालय अपनी व्याख्या के समय इन नीति निरीक्षक तत्वों को विशेष ध्यान में रखते हैं, है ना। तो संविधान के अनुसार निरीक्षक तत्व देश के शासन में मूलभूत है, जिसका अर्थ यह है कि देश के प्रशासन के लिए उत्तरदायी सभी संस्थाएं जो भी सरकार बनकर आती है उनके द्वारा निर्देशित होंगी। किनके द्वारा निर्देशित होंगी? नीति निरीक्षक तत्वों के द्वारा। मतलब नीति निरीक्षक तत्व आने वाली सरकार को यह निर्देशित करेंगे कि आपको कार्य क्या करना है। न्यायपालिका शासन का एक महत्वपूर्ण अंग होने के कारण, है ना, इन न्यायपालिका से भी आशा की जाती है कि न्यायालय संविधान की व्याख्या के संदर्भ में निरीक्षक तत्वों को उचित महत्व प्रदान करे। इसके अलावा संघात्मक व्यवस्था के प्रसंग के रूप में, भाई भारतीय संविधान के साथ संघात्मक संविधान है, तो ऐसी स्थिति में निरीक्षक तत्व नहीं होते तो राज्य सरकारें जो है अपने अपने अनुसार कार्य करती, भटक जाती। एक तरह से जो सरकार बनकर आती वो अपने अनुसार कार्य करती, नई सरकार आएगी वो नए तरीके से कार्य करेगी। तो इस प्रकार से नीति निरीक्षक तत्व उन नई सरकारों को, आने वाली उन नई सरकारों को ये रास्ता दिखाती है, निर्देश देती है कि आपको कार्य क्या करना है ना। इस प्रकार से जो है संघात्मक शासन व्यवस्था का ढांचा एक अपने यथावत रूप में बना हुआ रहता है और सरकार को आगे कार्य करने के लिए निर्देशित करने का इसका प्रमुख कार्य होता है। क्लियर है। चलिए इसके बाद दोस्तों लास्ट पॉइंट हमारा बचता है निरीक्षक तत्वों की आलोचना का। तो इसकी आलोचना के अंतर्गत कुछ आलोचक रहे हैं जिन्होंने नीति निरीक्षक तत्वों की आलोचना की है, और सबसे बड़े पहलू में जो सबसे बड़ी जो इसकी आलोचना है वो तो यही रही है, सबसे बड़ी जो आलोचना रही है वो यही रही है कि इसको वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है ना। वैधानिक अधिकार प्राप्त मतलब न्यायालय में इसको प्रवर्तनीय नहीं बनाया गया है, ये सबसे बड़ी आलोचना है। तो आइए कुछ बिंदु के माध्यम से इसको भी क्लियर करने का प्रयास करते हैं, आलोचना को भी देख लेते हैं, इसके नकारात्मक पक्ष को भी देख लेते हैं। वैधानिक शक्ति का अभाव, तो निदेशक तत्वों की आलोचना का सबसे प्रमुख आधार जो है वो यह है कि इन तत्वों को वैधानिक शक्ति प्राप्त ना होने के कारण ये क्या है, निरर्थक हो गए हैं, क्योंकि ये ऐसे अधिकार है जिनको कोई कानून के अंदर नहीं बांधा गया है। मतलब सरकार पर ये जो है आरोपित नहीं किया गया है कि आपको ये करना ही करना है, सिर्फ एक कर्तव्य के रूप में छोड़ दिया गया है। तो इस प्रकार से ये निरर्थक हो गए हैं, क्योंकि बिना आदेश दिए, बिना वैधानिक रूप दिए कोई भी अधिकार नहीं बन सकता, ये आलोचकों का मानना है। तो न्यायालय इन संविधानों को क्रियान्वित नहीं कर सकती, है ना। अतः आलोचकों की राय में ये निदेशक तत्व ऐसी राजनीतिक घोषणाओं के समान है जिनका कोई संवैधानिक महत्व नहीं है। इसके अलावा निदेशक तत्व काल्पनिक आदर्श, मात्र काल्पनिक आदर्श है। तो आलोचकों का मानना है कि निदेशक तत्वों में ऐसे काल्पनिक आदर्शों का चित्रण किया गया है जिन्हें क्रियान्वित करना निश्चित रूप से बहुत दूर की बात है। हालांकि ये सारी आलोचनाएं सटीक नहीं है, क्योंकि अब धीरे धीरे कुछ नीति निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों में बदला जा रहा है। जैसे जैसे देश की व्यवस्था बनती जा रही है वैसे वैसे इनको अधिकारों में कन्वर्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट है एक संप्रभुता संपन्न राज्य में अपराकृतिक। अब यहां पर देखिए ये आलोचना तो एक तरह से निरर्थक ही लगती है पूरी तरह से। यहां पर कहा गया है कि जो राष्ट्र संप्रभु होता है उस पर को कोई भी निर्देश नहीं दे सकता। तो यहां पर इन्होंने ये भी आलोचना कर दी कि नीति निदेशक तत्व सरकार को निर्देश देते हैं, है ना। तो ये जो है संप्रभु राज्य में ये उचित नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, यहां ये कहने का प्रयास किया गया है। तो ये सही नहीं लगता, क्योंकि ये
सरकार, संविधान सर्वोच्च है, यहाँ पर सरकार से भी बड़ा कौन है, संविधान है। तो संविधान निर्देश दे रहा है ना सरकार को, वो तो चलेगा ना भाई, है ना। तो ये छोड़िए, लेकिन हम अगर आलोचना के माध्यम से ही पढ़ना है तो देखिए, एक संप्रभुता संपन्न राज्य में इस प्रकार के सिद्धांत को ग्रहण नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक उच्च सत्ता अधीन सत्ता को आदेश दे सकती है, उच्च सत्ता अधीन सत्ता को आदेश दे सकती है। अब यहां पर देखिए, यहीं पर होकर इसी आलोचना को यहीं पर निरर्थक कैसे घोषित किया जा सकता है, उच्च सत्ता अधीन सत्ता। भाई उच्च सत्ता कौन है हमारा, यहां पर संविधान है, संविधान है, संविधान है, संविधान है या फिर जनता है उच्च सत्ता। अब संविधान और जनता अगर सरकार को निर्देश दे, सरकार को निर्देश दे, तो ये कहां से अप्राकृतिक हो जाएगा, नहीं होगा, है ना। तो इसलिए देखिए कहा जा रहा है कि उच्च सत्ता अधीन सत्ता को आदेश दे सकती है, लेकिन संप्रभुता संपन्न राज्य को, संप्रभुता संपन्न राज्य को आदेश दिया जाए, यह स्वाभाविक रूप से जो है अप्राकृतिक ही दिखता है। तो यह आलोचकों का मानना है। नेक्स्ट है ओवर राइटिंग हो चुकी है, मिटा देते हैं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न होने की आशंका। संवैधानिक गतिरोध मतलब ये कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में झगड़े होंगे, राज्यपाल या मुख्यमंत्री के बीच में झगड़े होंगे, क्योंकि दोनों अपने अपने अधिकारों के तहत जो है नीति निर्देशक तत्वों की बात करेंगे, है ना। तो इस प्रकार से यहां पर संविधान में एक गतिरोध उत्पन्न होगा इनके कारण से। तो इस प्रकार की घटनाएं कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान और वास्तविक प्रधान के मतभेदों को जन्म देगी, इसलिए संसदीय प्रजातंत्र को गंभीर आघात पहुंचा सकती है, इसीलिए इनको निरर्थक कहा जा सकता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने विभिन्न आधारों पर, विभिन्न 5 बिंदुओं के आधारों पर हमने इसको पूरे डिटेल में समझने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं सेशन आपको पूरा समझ आया होगा, आपको पसंद भी आया होगा। दोस्तों अगर पसंद आ रहा है तो निरंतर रूप से जुड़े रहें। सभी पार्ट को, सभी टॉपिकों को हम पूरे विस्तार से, पूरे इसी तरह से कंटिन्यू टॉपिक वाइज टॉपिक ही कवर करने वाले हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, और अगला जो सेशन होगा हमारा संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लेकर के होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लेकर के होगा। मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।